दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 9 शांति यानी पीस। इस अध्याय में आप जानेंगे शांति का अर्थ क्या है, संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप कौन से हैं, हिंसा की समाप्ति कैसे हो सकती है, क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित भी करती है, शांति कायम रखने के तरीके कौन से हैं और शांति के समक्ष समकालीन चुनौतियां कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों युद्ध, आतंकवादी हमलों और गुटीय दंगों पर चीखती अखबारी रिपोर्टें हमें निरंतर याद दिलाती हैं कि हम अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति के दुसाध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और यह राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षा शास्त्रियों और सेनाधिकारियों के होठों से झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसका हवाला भी पाठ्यपुस्तकों, संविधानों, घोषणा पत्रों और समझौतों समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में दिया जाता है। दोस्तों हर किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण की बात करते देखने से हमें लगता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। शांति के विचार के प्रति दिखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की ही बात है और साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व काफ़ी अंतर के साथ आंका गया है। शांति के समर्थकों को कई सवालों का सामना करना पड़ता है, जैसे शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में यह इतनी कमज़ोर क्यों है, शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या शांति स्थापित करने के लिए हिंसा का उपयोग किया जा सकता है और हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं। इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं भूमिका। दोस्तों लोकतंत्र जो है न्याय और मानवाधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है, लेकिन हमें निश्चित याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर ये ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। जर्मनी के एक दार्शनिक हैं फ्रेडरिक नीत्शे। इन्होंने युद्ध को महिमामंडित करने का काम किया था और इनको युद्ध को महिमामंडित करने वाला विचारक माना जाता है। दोस्तों नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और इसी तरह अनेक विचारकों ने भी शांति को बेकार बताया है और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर की है। इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेड पेरेटो, जिनका समयकाल 1848 से 1923 तक था, उनका दावा था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है और उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। इसका मतलब यह जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। दोस्तों शांति को तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारों का साक्षी रहा है और महात्मा गांधी का इनमें प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं और इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई। इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा होगा, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद का उदय और विश्व युद्ध। दोस्तों अपने आस पड़ोस में भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव भी हमने किया है। ये जो विपदाएं हैं दोस्तों, इसने अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से हुआ और इन दो हमलों में कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उससे भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे और करीब 95% मृतक जो थे वो आम नागरिक थे। दोस्तों युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया ने अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच
प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। चूंकि परमाणविक हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उसका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय करना शुरू किया। और बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिद्वंदिता में 1962 के क्यूबाई मिसाइल संकट का एक जो है उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। और इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि ये मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। और आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए। 2 सप्ताह तक चले इस संकट ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एदिता मारिश का एक उपन्यास है हिरोशिमा के फूल, और इसको आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें गौर करना है कि परमाणु बम का इस्तेमाल किस तरह से लंबे समय तक विभीषिका पैदा करता है, क्योंकि जो आणविक विकिरण होता है, परमाणु विकिरण होता है दोस्तों, ये काफ़ी लंबे समय तक वातावरण में विद्यमान होता है और लोगों के लिए अनेक प्रकार के कष्टों का कारण बनता है। दोस्तों, अगर आज लोग शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसलिए नहीं कि वे इसे अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है और त्रासद संघर्षों के प्रेत हमें लगातार कचोटते रहते हैं। आज जीवन के किसी भी समय से कहीं अधिक असुरक्षित है, क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है कि इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों, शांति का अर्थ क्या है। दोस्तों, शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है, और ये परिभाषा सरल तो है पर भ्रामक भी है। सामान्य रूप से हम युद्ध को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि रवांडा या बोस्निया में जो हुआ वह इस तरह का युद्ध नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था ही। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम ये होगा कि इसमें युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल, सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना। और ये परिभाषा स्पष्ट ही पहली से बेहतर है, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाती है। हिंसा जो होता है ये प्रायः समाज की मूल संरचना में रची बसी होती है, और ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं दोस्तों जो जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती हैं, किसी की क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती हैं। जाति, वर्ग या लिंग पर आधारित इस स्तरीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा हो सकती है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं, और हम वैसी हिंसा से उत्पन्न कुछ ठोस उदाहरणों की ओर देखें, जैसे जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता। ये जो दोस्तों ये ऐसे कारक हैं जो हमें शांति से दूर ले जाते हैं। हिंसा की बात हम कर रहे थे, तो आइए देखते हैं संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूहों के लोगों को अस्पृश्य यानी अछूत मानकर बर्ताव करती थी। आज़ाद भारत के संविधान द्वारा गैरकानूनी करार दिए जाने के बावजूद छुआछूत के प्रचलन ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था। भयावह रीति रिवाजों के इन जख्मों से उबरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इसने भी काफ़ी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया है। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबद्ध है, जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है, जिनके साथ समानता का व्यवहार नहीं और वर्ग और जाति के आधार पर विभेद का व्यवहार किया जाता है।
जाति के बाद दोस्तों एक है पितृसत्ता। इसके आधार पर सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है। उसकी परिणत स्त्रियों को व्यवस्थित रूप में अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने में होती है। और इसकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा न देना, बाल विवाह, पत्नी को पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और घर की इज्जत के नाम पर हत्या में होती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो बाल लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष का, प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां बची हैं, जो कि पितृसत्तात्मक विध्वंस का मर्मस्पर्शी सूचक है। दोस्तों अब ऐसा होना लगभग असंभव है कि उपनिवेशवाद विदेशी शासन के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए गुलामी थोप दे। और इस पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीनी संघर्ष दिखाता है कि इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। और इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के उन प्रभावों से पूरी तरह उबरना शेष है जिसे उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य रूप हैं इसके, रंगभेद और सांप्रदायिकता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समूचे नस्लगत समूह या समुदाय पर लांछन लगाया गया और उनका दमन किया गया। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रामाणिक है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज़ ठहराने में किया जाता रहा है। 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की 1992 तक अपने बहुसंख्यक अश्वेत आज़ादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार जो किया गया, ये रंग भेद की नीति का उदाहरण है। पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है और अब इसका प्रयोग एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के अप्रवासियों के खिलाफ होता है। और सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहां शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती हैं। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं और ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताज़ा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं। और आप जानते हैं कि 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप बहुत ही भयंकर हिंसा उपजी थी, जिसमें लाखों लोग को अपने मूल स्थान से विस्थापित होना पड़ा था और काफ़ी लोगों को नुकसान भी, जान माल की क्षति उठानी पड़ी थी। दोस्तों न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारण साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का हल करने का वर्तमान प्रयास में हर तबके के लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना शामिल है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में आतंकवाद के जन्म के कारणों को दिखाया गया है। इसमें वार है, फैंटेसिज्म है, उसके अलावा हंगर है, इनइक्वलिटी है, इसके अलावा माइजरी और इनटॉलरेंस, ये सभी दोस्तों आतंकवाद के जन्म के कारण हैं। आइए देखते हैं क्या हिंसा की समाप्ति हो सकती है या नहीं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनिसेफ कहा जाता है, यूनिसेफ के संविधान ने उचित टिप्पणी की है। चूँकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। और इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसे पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त हैं। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम कर सकती है। दोस्तों हमने गौर किया है कि हिंसा का प्रारंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता है, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचनाओं में भी होती हैं। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की संरचना हिंसा को निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है। शांति, जिसे संतुष्ट लोगों के समरस अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती।
शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होते हैं। दोस्तों, शांति के लिए दो एक तरफा नहीं बल्कि बहुआयामी प्रयास किए जाते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी यह शांति लाने की अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी होती है। जैसे कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता के निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है और एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है और इसके कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि हिंसा कभी भी शांति का अस्थायी समाधान नहीं है। दोस्तों, शांतिवादी का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। और वैसे संघर्षों का एक मुख्य तरीका सविनय अवज्ञा है, यानी सिविल डिसओबीडियंस, और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया, विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज़ दी। जब उससे काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें अनुचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था। और आप जानते हैं, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह करना और विरोधी के सामने कभी न झुकना। लेकिन उसमें एक बात और होती है कि इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता है। दोस्तों, गांधी जी से ही प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष शुरू किया था। दोस्तों, नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकता है और कभी कभार वे अपनी विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताज़ा उदाहरण है, लेकिन ऐसे सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती। हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपरिहार्य हो जाता है। यह भी औचित्यपूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही अंग है। आइए देखते हैं कंबोडिया में एक महत्वपूर्ण शासन के बारे में। कंबोडिया में खमेर रूज का शासन क्रांतिकारी हिंसा के नुकसानदेह हो जाने की प्रकृति का दिल दहलाने वाला बहुत ही खास उदाहरण था। यह शासन पॉल पॉट के नेतृत्व में हुई बगावत का नतीजा था, जिसमें उत्पीड़ित खेतिहरों की मुक्ति के लिए तत्पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया था। इसने 1975 से 1979 तक कंबोडिया में आतंक का राज कायम किया, जिसमें 17 लाख लोग अर्थात देश की आबादी के 21% लोग मारे गए और यह पिछली शताब्दी की एक अत्यंत कष्टप्रद मानवीय त्रासदी है। हो सकता है दोस्तों, देखिए, हो सकता है कि मनवांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिवादी आंदोलनों द्वारा व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग का ऐसा ही नाटकीय और दहला देने वाला परिणाम शायद हमेशा ही नहीं हो, पर इस प्रक्रिया में यह प्रायः संस्थागत रूप धारण करता है और अपने परिणाम स्वरूप बनी राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण अंग बन जाता है। ऐसा ही मामला नेशनल लिबरेशन फ्रंट का है, जिसने हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल कर अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और उसने अपने देश को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के बोझ से 1962 में मुक्त तो कराया, लेकिन उसके शासन का जल्दी ही निरंकुशवाद में पतन हो गया और इसकी प्रतिक्रिया वहाँ इस्लामी रूढ़िवाद के उभार के रूप में हुई थी। यही कारण है दोस्तों कि देखिए, जिसके चलते शांति को सर्वोच्च मूल्य मानने वाले शांतिवादी किसी न्यायपूर्ण संघर्ष में भी हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ होते हैं और इसमें वे नैतिकता का प्रयोग करना चाहते हैं। वे भी उत्पीड़न से लड़ने की ज़रूरत को स्वीकार करते हैं, हालांकि वे उत्पीड़नकारियों का दिल दिमाग जीतने के लिए प्रेम और सत्य को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, न कि हिंसा को। आइए अब देखते हैं शांति और राज्य सत्ता, यानी शांति और जो राज्य है उसका क्या संबंध है। दोस्तों देखिए, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इससे अपने हितों को केवल अपने नज़रिए से देखने और हर हालत में अपने हितों को बचाने और बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है।
शांति का अनुसरण करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं को बृहत्तर मानवता के एक हिस्से के रूप में देखें, लेकिन इससे अलग राज्यों के लोगों में फ़र्क करके क्या होता है कि देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है और अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वे अक्सर बाकी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, लड़की कह रही है कि अमन यानी शांति कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है। बच्चा कहता है, नहीं मुन्नी, हिंसा रोकने के लिए प्रतिहिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम अस्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर देकर ही ला सकते हैं। तुम तो शांति के दूत की तरह बोल रहे हो, क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ भी इस तरह के शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हो या वहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर हम कभी कभी गुस्से में होते हैं तो दोस्तों मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा तथा दया के स्थान पर दया को लाकर हम अस्थायी शांति कायम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य बल प्रयोग करके अपने उपकरणों को मजबूत करता है। राज्य से अपेक्षा ये थी कि वो सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए किया जा सकता है और दुनिया के अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित हैं और इससे शांति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होते हैं। ये निरंकुश शासक और म्यांमार जैसी सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट दिखता है। दोस्तों, समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सार्थक लोकतंत्रीकरण और अधिक नागरिक आज़ादी की एक कारगर पद्धति में किया जा सकता है। जब हम अपने दीर्घकालिक समाधान इसका, जब लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत हो, नागरिकों को अधिक आज़ादी दी जाए, तभी हम दोस्तों समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान कर सकते हैं। इसके माध्यम से राज्य सत्ता को ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। रंग भेद का खात्मा है, उसके बाद दोस्तों दक्षिण अफ्रीका द्वारा ये तरीका अपनाया गया है, जो हाल के वर्षों में राजनीतिक सफलता का प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और शांति के सुरक्षित बने रहने के लिए बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा होगा विस्तार से भी। गांधी जी ने शांति और अहिंसा की बात की थी। आइए देखते हैं अहिंसा के बारे में गांधी जी के जो विचार रहे हैं उनकी विशेषताएं क्या थी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहावत आपने सुनी होगी। असहायता को अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने की प्रवृत्ति ने लोगों को ऐसा कहने का मौका दिया। दोस्तों, अहिंसा कमजोरों का रास्ता है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने बार बार कहा कि इस विचार के लोग अहिंसा और उसके दर्शन को समझते ही नहीं हैं। हम आमतौर पर यही समझते हैं कि अहिंसा का अर्थ चोट करना नहीं है। अहिंसक कार्य उसे माना जाता है जो शारीरिक घाव नहीं करे। गांधी जी ने इस अर्थ को दो मूलभूत तरीकों से बदल दिया। उनके लिए अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट, मानसिक चोट या आजीविका की क्षति से बाज आना भर नहीं है। इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है और उनके लिए हिंसा को निमित्त होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता है। गांधी जी का कहना था कि यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी अन्य की सहायता अथवा किसी हानिकर कार्य से लाभान्वित हुआ तो मैं हिंसा का दोषी होऊंगा। इस अर्थ में हिंसा के बारे में उनके विचार संरचनात्मक हिंसा की निशानदेही करते थे। दूसरी बात, गांधी जी ने दूसरा परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर कहा। उन्होंने कहा कि किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है। अहिंसा को सजग संवेदना माहौल की अपेक्षा होती है और गांधी जी निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थे। उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं उनके लिए जरूरी है कि अत्यंत गंभीर उकसावे की स्थिति में भी शारीरिक मानसिक संयम रखने का अभ्यास करें। और इसीलिए गांधी जी ने सत्याग्रह को कमजोरों का नहीं वरन मजबूत लोगों का, शक्तिशाली लोगों का हथियार कहा था, क्योंकि सभी लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। गांधी जी के अनुसार अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में गांधी जी तो इस सीमा तक कह गए कि अगर अहिंसा किसी का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हो तो उसके नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने के बजाय हिंसा का सहारा लेना बेहतर होगा। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में उद्धृत कहावत को बदलकर मजबूती का नाम महात्मा गांधी कर देना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, एक मर्मभेदी असमंजस ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई बार कुछ राष्ट्र अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल करते हैं।
खासकर किसी भूक्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधन को हथियाने में। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला विवाद घमासान युद्ध में बदल सकता है। जैसे कि 1990 में इराक ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर धावा बोला। उसने हमले को न्यायोचित बताते हुए दावा किया कि कुवैती क्षेत्र एक इराकी भूखंड था जिसे औपनिवेशिक शासकों ने मनमाने ढंग से अलग कर दिया था। उसने आरोप लगाया कि कुवैत उसके तेल भंडारों में तिरछी खुदाई कर रहा है और आक्रमणकारियों को अंततः अमेरिका के नेतृत्व में साझा सैनिक अभियान द्वारा खदेड़ा गया। एक समर्थ विश्व सरकार के न होने की स्थिति में इस प्रकार के विवाद की आशंका का हर समय मौजूद रहना संभव है और हथियार उद्योग जैसे निहित स्वार्थों ने इसको तीव्र कर दिया है। हथियार उद्योग के लिए युद्ध बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब युद्ध होंगे तभी हथियारों का विकास होगा और उनकी बिक्री होगी। अब आइए जानते हैं दोस्तों, शांति कायम करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कई रणनीतियां अपनाई गई हैं। इन रणनीतियों को आकार देने में 3 दृष्टिकोणों ने मदद पहुंचाई है। पहला तरीका राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देता है, उनकी संप्रभुता का आदर करता है और उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवंत सत्य मानता है और उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन और संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। और कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया था। और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति पढ़े हैं, इसको ऐसी स्थिति को BOP यानी बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। दूसरा तरीका शांति स्थापित करने का कि राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करना है, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है और अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिससे शांति की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। और इस पद्धति के पैरोकारों द्वारा अक्सर दिया जाने वाला उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया है। दोस्तों, पहली जो 2 पद्धतियां हैं, उनसे भिन्न तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानती है और यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है और वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति के विश्वसनीय गारंटी मानती है। वैसे समुदायों के बीच राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतःक्रियाओं और संश्रयों में दिखते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम और जन आंदोलन जैसे विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल हैं। और इस तरीके के प्रस्तावक और समर्थक ये तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की जो चालू प्रक्रिया है, राष्ट्रों के पहले से ही घट गई प्रधानता और प्रभुसत्ता को और अधिक छीण कर रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने की स्थिति तैयार हो रही है। और ये कहा जा सकता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जो है, ये तीनों ही पद्धतियों में प्रमुख तत्वों को साकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद है अस्थायी सदस्यता, 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषेधाधिकार और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को ही व्यक्त करता है। कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र भी जो है वो समानता आधारित संस्था नहीं है। सामाजिक आर्थिक परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है और मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देना और लागू करना चाहता है। गांधी जी के संबंध में एक घटना पर गौर करते हैं। देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका चंपारण में किए गए सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह किया था। और यहाँ पर देखिए, पहला गिरमिटिया का अर्थ क्या होता है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हम सामान्य से बता दें कि गिरमिटिया जो है एग्रीमेंट आधारित मजदूर थे, उनके लिए जो तत्कालीन भारत के देसी लोग थे, उन्होंने गिरमिटिया कहा था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में भी आप जो है हिंदी में मटेरियल आप खोज सकते हैं। आइए देखते हैं शांति के समक्ष जो समकालीन चुनौतियां हैं वो कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में वो सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय दबंग राष्ट्रों ने अपनी प्रभुसत्ता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है और क्षेत्रीय सत्ता संरचना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा है।
और सीधी सैनिक कार्रवाई का भी सहारा इसके लिए लोगों ने लिया है और विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताज़ा हस्तक्षेप इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की जान गई है। इसके अलावा जो समकालीन विश्व में एक अलग प्रकार की चुनौती है, आतंकवाद और आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण इसके लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक, दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001, जिसको 9/11 की घटना कहते हैं। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में विश्व व्यापार केंद्र यानी WTO को ध्वस्त किया गया था। और इससे दोस्तों हुआ ये कि जो अमंगलकारी वास्तविकता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है, इन ताकतों के द्वारा अत्यंत विध्वंसक जैविक, रासायनिक और परमाणविक हथियारों के आशंका को दहला देने वाली है। और ये हमेशा चिंता की जाती है कि यदि इन लोगों के पास जैविक या रासायनिक हथियार मिल जाएंगे तो उनका प्रयोग वो किस तरह से करेंगे और लोगों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये अकल्पनीय है। दोस्तों, वैश्विक समुदाय ध्वंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल है, और वह अक्सर नस्ल संहार यानी किसी समूचे जनसमूह के व्यवस्थित संहार का मूक दर्शक बना रहता है। यह खास करके रवांडा में साफ तौर पर दिखा। और रवांडा एक अफ्रीकी देश है। यहाँ 1994 में तकरीबन 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला। और हत्याकांड के आरंभ होने से पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और इसे भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, और संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबा को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार किया था। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टा रिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया और दुनिया के अनेक हिस्सों में परमाणविक हथियार मुक्त क्षेत्र बने हैं। यहाँ पर आणविक हथियारों को विकसित और तैनात करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी लगी है। और आज इस तरह के 6 क्षेत्र हैं जिनमें ऐसा हुआ है, जहाँ पर जो है दोस्तों आणविक मुक्त इसको क्षेत्र को रखा जाएगा। इसका विस्तार दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, लैटिन अमेरिका, कैरोबियन क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी प्रशांत और मंगोलिया तक है। सोवियत संघ के 1991 में विघटन से अति शक्तिशाली देशों के बीच जो सैनिक प्रतिद्वंदिता है, विशेषकर परमाणविक प्रतिद्वंदिता, इन पर पूर्ण विराम लगा है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रमुख खतरा समाप्त हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा समकालीन युग में शांति को बढ़ावा देने के लक्ष्यों को लेकर होने वाली बहुतेरी लोकप्रिय पहलकदमियों का साक्षी बना है और इन सभी को प्रायः शांति आंदोलन कहा जाता है। दोनों विश्व युद्धों के कारण हुए ध्वंस ने इस आंदोलन को प्रेरित किया और तब से ये और भी जोर पकड़ता गया है और राजनीतिक और भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया में बड़े पैमाने पर इसने अनुयायी पैदा किए हैं और इस आंदोलन को विभिन्न तबके के लोगों ने बढ़ावा दिया है, जिसमें लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार, पुजारी, राजनेता और मजदूर सभी शामिल हैं। इसका लगातार विस्तार हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट, पर्यावरण सुरक्षा यानी इन्वायरमेंट आंदोलन और अन्य आंदोलनों के समर्थकों से पारस्परिक फायदेमंद जुड़ाव होने से ये अधिक सघन हुआ है और इस आंदोलन ने शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का भी सृजन किया है और इंटरनेट जैसे संप्रेषण के माध्यम का कारगर इस्तेमाल भी किया है। आइए देखते हैं दोस्तों, शांतिवाद क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शांतिवाद विवादों को सुलझाने के औजार के बतौर युद्ध या हिंसा के बजाय शांति का उपदेश देता है। इसमें विचारों की अनेक छवियां शामिल हैं। इसके दायरे में कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने में प्राथमिकता देने से लेकर किसी भी हालत में हिंसा और ताकत के इस्तेमाल के पूर्ण निषेध तक आते हैं। शांतिवाद सिद्धांतों पर भी आधारित हो सकता है और व्यवहारिकता पर भी। सैद्धांतिक शांतिवाद का जन्म इस विश्वास से होता है कि युद्ध, सुविचारित घातक हथियार, हिंसा या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नैतिक रूप से गलत है। व्यवहारिक शांतिवाद ऐसे किसी चरम सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। ये मानता है कि विवादों के समाधान में युद्ध से बेहतर भी तरीके हैं या फिर समझता है कि युद्ध पर लागत ज़्यादा आती है और फायदे कम होते हैं। युद्ध से बचने के पक्षधर लोगों के लिए श्वेत कपोत जैसे अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द सुलह समझौते के पक्षधरों की सौम्य प्रकृति की ओर इशारा करते हैं।
कुछ लोग सुलह समझौते के पक्षधरों को शांतिवादी के दर्जे में नहीं रखते, क्योंकि वे कतिपय परिस्थितियों में युद्ध को औचित्यपूर्ण मान सकते हैं। बाज या युद्ध पिपासु लोग कपोत प्रकृति के विपरीत होते हैं। युद्ध का विरोध करने वाले कुछ शांतिवादी सभी प्रकार की जोर जबरदस्ती मसलन शारीरिक बल प्रयोग या संपत्ति की बर्बादी के विरोधी नहीं होते। जैसे असैन्यवादी आमतौर पर हिंसा के बजाय आधुनिक राष्ट्र राज्यों की सैनिक व्यवस्थाओं के विशेष रूप से विरोधी होते हैं, और अन्य शांतिवादी अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अहिंसक कार्रवाई के स्वीकार्य होने का विश्वास करते हैं। तो हमने जान लिया शांतिवादी कौन होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, शांति के बारे में इन सब व्यापक अध्ययनों के बाद आइए निष्कर्ष पर आते हैं, कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने शांति के विभिन्न पहलुओं और इसके अर्थों और इसके सामने की बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियों और इसके लक्षणों की तहकीकात की। हमने ये भी देखा कि शांति के क्रियाकलापों में सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंध के सृजन और संवर्धन के अविचल प्रयास शामिल होते हैं, जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण दोनों है। नस्ल संहार, आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है, शांति की खोज को राजनीतिक कार्रवाइयों के साधन और साध्य दोनों को ही रूपायित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये राजनीतिक सिद्धांत का ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया शांति क्या है, हिंसा के संरचनात्मक साधन क्या होते हैं, शांति प्राप्त करने के प्रमुख उपाय कौन कौन से होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो महत्वपूर्ण है कि युद्ध कुछ लोग युद्ध को सही ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं, लेकिन नैतिक रूप से देखा जाए तो कभी भी हिंसा और युद्ध शांति के विकल्प नहीं हो सकते हैं। शांति को जो है सौम्यता और आपसी भाईचारे तथा हम लोगों के आपसी सह अस्तित्व और सामंजस्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शांति केवल हिंसा की समाप्ति मात्र नहीं, बल्कि इसके आगे सकारात्मक अवधारणा भी है। और शांति में हम लोगों को साथ साथ रहने, लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाने और दुनिया के सभी लोगों के साथ एक परिवार की भांति व्यवहार करने को भी शांति की श्रेणी में ला सकते हैं, और तभी हम शांति के दायरे को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, शांति जब तक अस्थाई नहीं होगी तब तक उसे शांति नहीं कहा जा सकता है। और हमें ऐसे साधनों की तलाश करनी होगी, ऐसे तरीकों की तलाश करनी होगी जिससे कि अस्थाई शांति की गारंटी मिल सके। तो ये था आज का अध्याय 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान का अध्याय 9 शांति। अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।